दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर विविध यानी कि विविध के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट 5 है और क्लास नंबर 45, और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस या अन्य एग्ज़ाम। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और यह प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इनकी सबसे पहले हम डेट के अनुसार इनका क्रम लगाएंगे, उसके बाद में कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर चुनेंगे। और यह प्रश्न यूपी आरओ री एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जैसा कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो यह 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह 1931 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में की गई थी। तो यहाँ पर यदि अब इनका क्रम लगाएं हम, तो सबसे पहले हमारा 1929 आएगा। और 1929 यानी कि 3 से स्टार्ट होगा। और 3 जब स्टार्ट होगा तो हमारे पास ऑप्शन तीनों कट जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बचेगा हमारे पास ए वाला, 3, 4, 1, 2 सबसे लास्ट में, यानी कि 2 यहाँ पर, 1, 4, 1929, 30, 31 और 32। इस प्रकार ए वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। थोड़ा सा दिया गया है, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 6 अप्रैल 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर यदि सबसे पहले हम देखें, दिया है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 की बात है। सांप्रदायिक पचाट निर्णय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932, नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, क्योंकि यह दोनों 31 में ही हुए थे। और नेहरू रिपोर्ट 1928। तो सबसे पहले यहाँ 4 होना चाहिए। 4 से जो ऑप्शन हो उनको ऑप्शन के अनुसार हम काट लेंगे। तो यहाँ पर 4 से स्टार्ट होगा। उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट निर्णय या गांधी इरविन समझौता। यहाँ पर पहला ऑप्शन कटा, दूसरा कट गया, लेकिन सी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि 4 के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद में सांप्रदायिक पंचाट, यह 1932 में हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन 2, अगस्त प्रस्ताव नंबर 3, नेहरू रिपोर्ट नंबर 4, वेबल प्लान। इन घटनाओं का सही कालक्रम है। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में सौंपी गई थी। और उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। तो यह नंबर 2 पर आना चाहिए। नंबर 1 पर नंबर 3 वाला ऑप्शन, और नंबर 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 मिलेगा और 2, बाकी 2 ऑप्शन हमारे पास कट जाएंगे।
और उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था, क्रिप्स मिशन उसके बाद की बात है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन कटेगा और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वेबल प्लान तो 1945 के आसपास आया हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1945। वेबल योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद में हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, वेबल योजना वर्ष 1945 में प्रस्तुत की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय वेबल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारतीय मंत्री एमरी से सलाह लेकर योजना का निर्माण किया, जिसे वेबल योजना का नाम दिया गया। वेबल योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं, वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय के अधीन होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता रिहा किए जाएंगे तथा शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो मिलाते हैं इसको। एक सूची में व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ उनके विषय। तो यहाँ पर मैकडोनाल्ड की बात करें तो मैकडोनाल्ड हो जाएगा हमारा कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। और लिनलिथगो अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के लिए। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित। और चैम्सफोर्ड आइकी यह डायआर्की से संबंधित थे। तो यहाँ पर यदि इनका सही सुमेलन देखा जाए तो ए का 2 और ए का 2, तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन पहले कट जाएगा। उसके बाद में बी का 3 दोनों ऑप्शनों में से, और सी का 1, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा कट जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को, जैसा कि दिया गया है। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड 1932 में, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव 1940, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत सिद्धांत, चेम्सफोर्ड डायआर्की 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें, सबसे पहले यह हुआ था वुड का घोषणा पत्र नंबर 1 होना चाहिए, सी वाला सबसे पहले। और सी से जो स्टार्ट होगी तो हमारे पास 2 ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद में आया था हंटर आयोग नंबर 2 पर। तो सी ए जब हो जाएगा तो पी वाला ऑप्शन कटेगा और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन
1880 से 84 ईस्वी द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.I. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि 4 में से 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है पहला इंदु प्रकाश M.G. रानाडे, इसका मिलान सही है। बी दिया गया है नेटिव ओपिनियन B.N. मांडलिक, यह भी सही सुमेलित है। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, तो यह सही सुमेलित नहीं है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, यह भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, यह सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से मिलाना है हमको। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, सही सुमेलित है। कोल विद्रोह 1831, यह भी सत्य है। खासी विद्रोह 1829, यह भी सही सुमेलित है। अहोम विद्रोह, तो यह गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या के बारे में जानेंगे कि कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया एवं गारो, पहाड़ियों के गारो, खासी तथा सिंहपोर लोगों ने खासी विद्रोह 1833 किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसके नेता सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव नामक 4 भाई थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सही मिलान को। जैसा कि दिया गया है नंबर 1, घटना कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, तो यह किससे संबंधित है, किस डेट से? तो यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। और पूर्ण स्वराज दिवस, तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। जब यह 2 ऑप्शन मैच हो गया, बचे हमारे पास दांडी मार्च। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पर 5 सितंबर 1931 को। यहाँ पर यानी कि 3 जुलाई 1931, यह बिल्कुल गलत है, किसी में सम्मिलित या सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यदि हम जाएं तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1 सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए का 2 बी का 1 यहाँ पर मिल जाएंगे दोनों, और उसके बाद में सी का 4 और डी का 5, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले
प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 सूची और सूची सेकंड में नंबर 1 में दिया गया है ए में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? गृह शासन आंदोलन से संबंधित थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह चंपारण सत्याग्रह। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 से। और अंबिका चरण मजूमदार, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका राइट आंसर यह देखें, ए का 1, बी का 2 और सी का 4, डी का 3। तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में आपको सही सुमेलित मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया, सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल यानी कि गृह शासन आंदोलन आरंभ किया। महात्मा गांधी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके सहयोगियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर हमारा विकल्प ए है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी डेट लिखेंगे। वेवेल प्लान की बात करें तो यह 1945 में आया हुआ था। गांधी जिन्ना वार्ता और CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन, इन तीनों में से कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और CR फार्मूला की बात करें तो यह मार्च 1944 में और गांधी जिन्ना वार्ता यह भी 1944 की बात है। तो इसमें से यदि हम देखें मार्च वाला सबसे पहले होगा कि CR फार्मूला यानी कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 के बाद में यह भी उसके साथ में होगा 1, 3, क्योंकि 1945 और 46 यहाँ पर हैं तो बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, ए वाला भी ऑप्शन कटेगा और C 1, 3, 2, 4 और 2 होना चाहिए सबसे लास्ट में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन कटेगा और डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, उपर्युक्त घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। CR फार्मूला मार्च 1944, गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944, वेवेल योजना जून 1945 तथा कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में घोषणा, जबकि मार्च 1946 में भारत आगमन। अतः सही क्रम 1, 3, 4, 2 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिलाएंगे असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन में ये देखें तो यह हो जाएगा
नंबर 4 1920 से मिलान करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा हमारा 1930। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा हमारा वह हो जाएगा 1942 और बचेगा ऑप्शन हमारे पास 1937 हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन। इस प्रकार इसका कोट के माध्यम से अगर सही उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए का 4, बी का 3, ए का 4 और बी का 3, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी वाला ऑप्शन में यह ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में तथा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर भी कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालना है। तो देखते हैं, सही मिलान करते हैं। सबसे पहले हम दिया गया है मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने क्या स्थापित किया था? किसके संस्थापक थे? हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, यानी कि ए का 3। ए का 3 जब है मोतीलाल नेहरू की बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया, लेकिन यह नहीं प्रारंभ किया था। होम रूल लीग के संस्थापक कौन था? एनी बेसेंट। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार इसका सही सुमेलन होगा। तो यहाँ पर ए का 3, बी का 4, तो हमारे पास बी, सी, डी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल थे। हरदयाल। तो पहला ही हमारा गलत है, बाकी हम चेक कर लेंगे। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह हो जाएगा हमारा गदर पार्टी, यानी कि ए वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से इसका सही कालानुक्रम बताइए। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में हुआ था। चौरी चौरा हिंसा 1922 में। दांडी यात्रा की बात करें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। 1919 में, यानी कि सबसे पहले थे। और दांडी यात्रा लगभग 1940, या इन तीनों के तो बाद में इसकी डेट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर इन तीनों से पहले हुई थी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दूसरे नंबर पर होना चाहिए। 1909 सबसे पहले आना चाहिए। तो 2 से प्रारंभ होगा, 2, 4, 1 फिर 3। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन कट जाएंगे और बचेगा हमारे पास बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ए. उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। बी. औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रतिबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। सी. व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। डी. अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी. अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्विशासन पद्धति आरंभ। तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो से संबंधित है, ना कि द्विशासन पद्धति का आरंभ। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और भारत शासन अधिनियम 1919 द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। भारत का शासन अधिनियम 1935, तो यह हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। तो इस प्रकार इसका सही मिलान देखें हम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलते हैं, बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। जैसा कि दिया गया है, तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई एवं भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति को प्रारंभ किया गया, जबकि लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग पैक्ट एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयत्नों द्वारा वर्ष 1916 में संपन्न हुआ, अतः विकल्प डी सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम कोड से ज्ञात करें। नंबर 1 दिया है सबने अवज्ञा आंदोलन, नंबर 2 वैयक्तिक सत्याग्रह, नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर 4 क्रिप्स मिशन। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर क्रम में इनको लगाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद में वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन नंबर 3 और नंबर 4 क्रिप्स मिशन, यानी कि इनका पहले से ही क्रम व्यवस्थित है। सॉरी, यहाँ पर क्रिप्स मिशन पहले आएगा, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। तो यहाँ पर नंबर 3 पर यह होगा और नंबर 3 पर यह क्रिप्स मिशन आएगा और नंबर 4 पर यह। तो यहाँ पर क्रम पहले से नहीं है। सबने अवज्ञा आंदोलन, फिर वैयक्तिक सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ आंदोलन और दूसरे सक्रिय संबंध व्यक्ति।
दिया गया है चंपारण। सही सुमेलित पूछा जा रहा है, तो सही सुमेलित चंपारण। चंपारण के लिए राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, तो बिल्कुल सत्य है। नंबर 2, अहमदाबाद मिल मोरारजी देसाई, तो यह गलत है, यानी कि 2 जहाँ पर है उसको हम काट सकते हैं। 2 सही सुमेलित नहीं है, और तीनों ऑप्शनों में से जहाँ पर 2 है वहाँ हमने काटा, तो हमारे पास बचा खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या दी गई है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया, अतः कथन 1 सत्य है। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनसुईया बेन के सहयोग से किया था, न कि मोरारजी देसाई के साथ, अतः कथन 2 गलत है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदु लाल याग्निक एवं वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया, अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी होगा, या सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, शिमला समझौता, तिलक की मृत्यु, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह 1917 की बात है, और दांडी मार्च की बात करें तो यह 1930 की बात है। तो यहाँ पर एक सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत हुई थी, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, और जब 4 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 3 ऑप्शन कट जाएंगे। 4 फिर 3 होना चाहिए, तिलक की मृत्यु, फिर उसके बाद में शिमला समझौता होगा, उसके बाद में यहाँ पर शिमला समझौता इसके 1930 के बाद में होगा, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 दिया है दांडी मार्च 1930 की बात है। जलियांवाला बाग नरसंहार अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले हुआ था 1905 ईस्वी में। तो सबसे पहले हमारा स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए, यानी कि 4 से शुरुआत होनी चाहिए। 4 से शुरुआत होगी तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तो 2 होगा। और 2 के बाद में होना चाहिए दांडी मार्च, 1 होना चाहिए, यहाँ पर है, और यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर जो है हमारा हो जाएगा बी, 4 2 1 3। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार, और नंबर 3 पर होगा दांडी मार्च, फिर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। भारत छोड़ो 1942, पूना पैक्ट 1932, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में यह कैबिनेट मिशन आया था इन चारों ऑप्शनों में थे। तो
तो जब हम सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान को करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ए। एक सबसे पहले पूना पैक्ट 1932, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फिर शिमला समझौता और 1946 में आया था कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन प्लान। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है वर्ष 1932 में ही महत्वपूर्ण नेताओं के हस्तक्षेप से पूना पैक्ट यानी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी शर्तों के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के 148 स्थान अछूतों के लिए सुरक्षित रखे गए, परंतु उनके उम्मीदवार चुनने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सामान्य चुनाव पद्धति के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का 18% भाग अछूतों के लिए सुरक्षित रखा गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन हुआ तथा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गया। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं की एक सम्मेलन के विषय में घोषणा की और जून 1945 में शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचने पर 24 मार्च 1946 के उपरांत पहले 3 सप्ताहों में विभिन्न राजनीतिक पक्षों, सरकारों के अधिकारियों आदि से विचार विमर्श करता रहा। जिन्ना को पहली बार यह अनुभव हुआ कि अंग्रेजी सरकार उसकी सहमति के बिना भी सत्ता हस्तांतरण करने को तैयार थी। 16 मई 1946 को मिशन ने अपने प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1942 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 यहाँ पर यह इन दोनों के बाद में हुआ था रॉयल इंडियन नेवी में गदर, तो यह 1939 के आसपास में था। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर देखें 1931 आएगा, फिर 1942, यानी कि 3 पहले होना चाहिए। जब 3 पहले होगा 2 बाद उसके बाद में, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑप्शन कट जाएंगे। इस प्रकार सी वाला राइट है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, नीचे दिए गए घटना क्रमों को उनकी तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 बंग भंग का निर्णय। नंबर 2 कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना। नंबर 3 स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। नंबर 4 सूरत फाड़। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो बंग भंग का निर्णय नंबर 1 पर होना चाहिए इन चारों में से। उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा नंबर 2 पर होना चाहिए, यानी कि 1 फिर 3, 1 3 जब होगा तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद में होना चाहिए सूरत फाड़। सूरत फाड़ तो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना यह उसके पहले की बात है। तो यहाँ पर नंबर 3 पर होना चाहिए 2 वाला, नंबर 3 पर। तो यहाँ पर 1 3 2 एवं 4, नंबर 4 पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। तिथ्यानुसार जैसा कि दिया गया है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई
नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। कथन और कारण दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। तो ये गलत है, क्योंकि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा थी। तो यह पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो यह भी सत्य है और पहला गलत है। तो ए गलत है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन दिया गया है। ए आर दोनों सही हैं, गलत हो जाएगा। दूसरे में भी ए आर दोनों सही, यहाँ भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ए सही है, ए तो पहले गलत है। डी दिया गया है ए गलत किंतु आर सही है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, उपनिषदों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी उपनिषदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे तथा उनमें इनकी श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना तथा उसके विकास पर बल दिया। अतः कथन एक गलत है, पर कारण आर सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी विंस्टन चर्चिल, सी क्लेमेंट एटली, डी लॉर्ड वेवेल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा क्लीमेंट एटली, सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी लॉर्ड वेवेल, डी ए बी अलेक्जेंडर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी महात्मा गांधी। तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन कट गए हैं, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन नहीं, इसलिए इस प्रश्न को हम यहीं पर छोड़ देंगे और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? ए हिरोशिमा, बी काबुल, सी लिस्बन, डी रोम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हिरोशिमा पर प्रथम अणु बम विस्फोट किया गया था। देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, प्रथम अणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में किया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणु बम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया। इन दोनों विस्फोटों के परिणामस्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? ए 1773 में, बी 1779 में, सी 1757 में, डी 1789 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें
तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चंपारण आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर चंपारण 1917 में हुआ था। चौरी चौरा घटना 1922 की बात है। अमृतसर घटना यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की बात है, 1919। और मोपला विद्रोह 1921 से संबंधित है। अब हम लगाएंगे इसका क्रम। यदि हम देखें तो सबसे पहले 1917, फिर उसके बाद 1919 यानी कि CA फिर DB। तो C वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर A से स्टार्ट है इसलिए कटेगा, यहाँ पर B से स्टार्ट है कटेगा, CABD यहाँ पर है, यहाँ पर यह क्रम उल्टा होगा इसलिए यह कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी दे सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम कालानुक्रम है, इस प्रकार है। चंपारण आंदोलन 1917, अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को, और किसी किसी बुक में 5 फरवरी 1922 भी आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। तो यह गलत है। नंबर 3, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। तो यह भी सत्य है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सत्य है, यानी कि 2 जहाँ पर उसको हम काट सकते हैं और 2 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एक दिया गया है तो यह भी कट जाएंगे और डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। यानी कि इन तीनों में अगर सबसे पहले हम मिला के देखें तो 1931 सबसे पहले होगा, 1916 यानी कि लखनऊ समझौता एक सबसे पहले होना चाहिए, एक सबसे पहले यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से है। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता यानी कि 2 होना चाहिए, और 2 जब होना चाहिए तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे और बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, प्रश्न में दी गई घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। वर्ष लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, गांधी इरविन समझौता के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। 5 मार्च 1931 को गांधी तथा इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तथा सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट दिया गया है 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन के
पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। अगला दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। यहाँ पर है 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित है? ए लखनऊ समझौता 1916 तो बिल्कुल सत्य है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ना कि 32 में। 1931 में। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो यहाँ पर ए वाला सुमेलित है, पहले ही मिल चुका है। बाकी लियाकत अली भोला भाई देसाई समझौता 1945 यह भी गलत है। शिमला समझौता 1934 के आसपास हुआ था, 46 नहीं, सॉरी 1945 में हुआ था, यह भी गलत हो जाएगा। पूना पैक्ट 1947 ने 1932 में हुआ था, इसलिए यह भी गलत है। यानी कि यह चारों ऑप्शन नीचे के गलत हैं, लेकिन ए वाला राइट आंसर है, सही सुमेलित है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, शिमला समझौता वर्ष 1945 में तथा पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसके अलावा वर्ष 1945 में लियाकत अली और भोला भाई देसाई के मध्य समझौते की बात अफवाह के रूप में सामने आई थी। वास्तव में यह समझौता नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है सुमेलित करिए। नंबर 1 बारदोली सत्याग्रह, नंबर बी है चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा की बात करें चौरी चौरा हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर 4 फरवरी 1922 में। और बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। यरवदा जेल कहाँ पर है? महाराष्ट्र से संबंधित है। नोआखली हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित। तो इस प्रकार यदि इसका कोड के माध्यम से उत्तर निकालें तो हो जाएगा ए का 2, बी का 4, ए का 2 और बी का 4। ऑप्शन सिर्फ सी वाले ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने थाना जला दिया। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाए, नंबर 1 पर दिया है गोवा मुक्ति, नंबर 3 पर नंबर 2 है दलाई लामा का भागकर भारत आना, नंबर 3 चाउ एन लाई का भारत में आगमन, नंबर 4 ख्रुश्चेव एवं
बुल्गानिन की भारत यात्रा। तो सबसे पहले अगर इनमें से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा क्रुश्चेव एवं बुल्गानिन भारत की यात्रा नंबर 1 पर होना चाहिए। 4 से यानी कि शुरुआत होनी चाहिए। और गोवा मुक्ति इन तीनों में से सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर नंबर 4 पर होना चाहिए गोवा मुक्ति। अब एक लास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर एक लास्ट हो गया डी वाले ऑप्शन में, और नंबर 4 वाला हो गया पहले स्थान पर, यानी कि 2 3 इसके बीच में है। इसलिए ए बी सी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और बचेगा ऑप्शन हमारे पास डी। तो यहाँ पर आज के जितने भी 40 से 45 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे आपके लिए, यहाँ पर हमने इन सभी की व्याख्या सहित इन पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को आप एक साथ देख सकते हैं। और यदि अभी तक आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।